Hey guys, hope you are doing well. Before we start our today's topic, I have something for you. If you want guidance for better future, then you should visit Unacademy website and subscribe their class 9th and 10th courses. What is more amazing is you can get extra 10% discount. To avail the 10% discount, use the referral code ENRICH10. Hello guys, welcome to Enrich Minds channel. I am Preksha Jain, back with class 10 Science NCERT. Today we are going to study chapter 5 and like the earlier videos and the coming videos too, we will be studying line by line with detailed explanation and all the activities, question answers will be included in this video. And end में हम क्या डिस्कस करते हैं? Summary and important questions. So no need to worry about anything. Just आप क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है. कहीं भी कोई डाउट आता है सो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज एंटर करना है. क्लियर है ना? तो अभी स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. बस आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पेशेंस के साथ ध्यान से हमें यहाँ इस चैप्टर को पढ़ना है. क्लियर है ना? सो स्टार्ट कर लेते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को. तो सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे जाएं तो चैप्टर में क्या है, एलिमेंट्स हम 9th क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स का पीरियोडिकली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स हैं नेचर में, सो उनको सेपरेटली स्टडी करना, दैट मीन्स कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको एक एक करके स्टडी करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. सो उसकी स्टडी को इजी करने के लिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है. एंड जनरली जो क्लासिफिकेशन हो रहा है उसमें क्या है, डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो सिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग है एंड जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं उनकी सेपरेट कर दिया जाता है. क्लियर है ना? सो यही जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसके लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स अलग अलग साइंटिस्ट ने पुट अप किए हैं एंड कुछ जो उसमें से थे जो सक्सेसफुल थे वो अभी हम इस टाइम पे ब्रॉडली पढ़ते हैं. क्लियर है? सो स्टार्ट दिस. In class 9th, we have learned that matter around us is present in the form of elements. तो class 9th में हमने जब matter के बारे में पढ़ा था, वहाँ क्या था, प्योर एंड इम्प्योर कंपाउंड्स. तो वहां पर एलिमेंट्स आए थे कि सराउंडिंग में कोई भी मैटर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एलिमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है एंड मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट है. एंड द एलिमेंट्स कंटेन एटम ऑफ ओनली वन टाइप. एंड एक कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे सोडियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट में सारे ही एटम्स किसके होंगे, सोडियम के होंगे. ऑक्सीजन में एलिमेंट में सारे एटम्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे. Do you know how many elements are known till date? So at present कितने elements known हैं? At present 118 elements are known to us. कितने elements हैं total? 118. All these have different properties and जितने भी elements हैं सभी की property में कुछ variations हैं, change difference है. Out of these 118 only 94 are naturally occurring. So 118 में से सिर्फ 94 हैं वो naturally occur कर रहे हैं, बाकी सब क्या है, artificially laboratories में prepare किए हुए हैं. As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. अभी क्या हुआ, जैसे different elements discover होते गए तो scientists के पास एक और काम आ जाता है कि सारे elements के property की information gather करना. They found it difficult to organize all that was known about the element. So जितना भी element के बारे में पता हुआ था उसको gather करना और फिर organize करना, दोनों में क्या हो रही थी, डिफिकल्टी. सो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज. सो इसीलिए क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे ना उनकी प्रॉपर्टी में अगर कुछ पैटर्न है उसको देखने लगे. पैटर्न देखने से क्या हुआ ना कि उस पैटर्न के बेसिस पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में क्लासिफिकेशन हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना डिफिकल्ट है. तो अगर एक पैटर्न के फॉर्म में उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला जो भी एलिमेंट्स है उनको एक ग्रुप में डाल दिया, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टडी जो रहेगी वो ईजी हो जाएगी. दैट इज वाई साइंटिस्ट का मेन एम क्या था, कैटेगराइज करना एंड क्लासिफाई करना. क्लियर है? अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप देखो कि स्कूल में ही
किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, सो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए अगर सिर्फ स्कूल में ऐसे नेम बोल दिया जाए तो क्या उसको स्टूडेंट को ढूंढने में डिफिकल्टी होगी ना। तो क्या होता है फिर उसका नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, सारी चीजें जब बताई जाती हैं तो फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। बट अगर आप स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी स्टूडेंट को सर्च करने चले जाओ एंड उसका फिर डेटा निकालना है, दैट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क। बट अगर हमें उसका पूरा क्लासिफिकेशन पता है कि वो कौन से क्लास को बिलोंग करता है, कौन सा सेक्शन को बिलोंग करता है, सो वी विल इजीली फाइंड आउट द डेटा। क्लियर है? वैसे ही एलिमेंट्स के साथ होता है कि एलिमेंट्स का अगर हमें पता है कौन सा ग्रुप है तो हम प्रॉपर्टीज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चोज अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन के लिए अटेम्प्ट्स किए गए थे वो उसमें क्या है, वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सो हमने 9th क्लास में भी देखा कि कैसे लिविंग बींग्स और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया हुआ है प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। इवन इन अदर सिचुएशंस वी कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी। एंड ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं प्रॉपर्टी के बेसिस पर, जैसे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है, सिमिलर प्रॉपर्टी के बेसिस पर किंगडम डिवाइड कर दिए, फिर उसके बाद फाइलम आ जाते हैं एंड देन क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज। सो इस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन अ शॉप soaps are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. Even among soap, bathing soap are stacked separately from washing soap. तो जैसे अगर आप शॉप में जाओगे किसी या फिर जो सुपरमार्केट से वहां जाते हो तो वहां हर एक ऑब्जेक्ट का एक अलग सेक्शन होता है। ऐसा क्यों है? अगर मिक्स रख दिया जाएगा कि सोप के साथ आपकी स्टेशनरी भी रखी हुई है तो किसी भी चीज को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होगा। दैट इज वाई प्रॉपरली अरेंज किया जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है कि ये सेक्शन क्या है, सोप है, एंड उसमें भी क्या होगा, सोप में भी एक जगह होगी बाथिंग सोप एंड दूसरे प्लेस पर हो सकती है वॉशिंग सोप। सो इससे क्या होगा कि आपको किसी भी ब्रांड की चाहिए हो तो आप वहां पर इजीली सर्च आउट कर सकते हो। नहीं तो कितना डिफिकल्टी होगा, पहले आप ब्रांड से अगर जो आप चूज करना है वो भी देखो एंड साथ साथ बाथिंग सोप है, वॉशिंग सोप है या फिर डिटर्जेंट है, कोई और ऑब्जेक्ट है, सो इट वुड बी डिफिकल्ट। दैट इज वाई क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है हर एक जगह। सिमिलरली साइंटिस्ट मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड obtain an orderly arrangement out of chaos। तो ये क्या हुआ, साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स ट्राई किए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एंड उनको ऑर्डरली अरेंज करना। The earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the then known elements as metal and non-metals। So earliest attempt में क्या किया, जो उस टाइम पे known elements थे उनको metal and non-metal में classify किया। Later further classification were tried out as our knowledge of elements and their properties increased। So उसके बाद क्या हुआ, जो further elements add होते गए तो इसलिए further classification हुए knowledge के basis पर, जहां पर सिर्फ metallic and non-metallic properties के अलावा भी और जो properties हैं उनको भी consider किया गया। क्लियर है? सो अभी यहाँ पर फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आता है डोबर्नियर्स ट्रेड। सो डोबर्नियर्स एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज करने का। एंड ट्राइड नेम क्यों दिया हुआ है, बिकॉज वो 3 एलिमेंट्स, मतलब उन्होंने सिर्फ 3 ग्रुप बताए थे, दैट इज वाई उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको नेम दे दिया क्या, ट्रायड। In the year 1817, John Wolfgang Dobernier, a German chemist, tried to arrange the element with similar properties into group। So Dobernier क्या try कर रहे थे, first thing कि वो German chemist थे and elements को similar properties के basis पर group में divide करने का वो attempt कर रहे थे। He identified some group having 3 elements each। So उन्होंने कुछ group ऐसे identify किए जिनमें क्या थे, 3 elements थे। So he called these group triads। तो इसीलिए वो क्या किया, groups को ट्राइड्स में डिवाइड किया। डोबर्नियर showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements। So जब डोबर्नियर ने ट्राइड्स बनाए तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं ए बी एंड सी। सो ए बी सी को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज जब किया है ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मीन्स कि ए प्लस सी का जो एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल आया,
बी के एटॉमिक मास के इक्वल आया। दैट मीन्स कि जो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। तो जो मिडिल एलिमेंट है उसका मास किसके इक्वल आया, अदर टू एलिमेंट्स के एवरेज के। एंड अप्रोक्सीमेटली, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इक्वल आए, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पर ट्राइड लिया किसका, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का, with respective atomic masses 6.9, 23 and 39, and इसको क्या किया, increasing order में arrange किया। What is the average of the atomic mass of lithium and potassium? तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट जो है लिथियम एंड पोटेशियम, एवरेज एटॉमिक मास क्या हो गया, 6.9 प्लस 39। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 7 ही लें तो ये हो जाएगा कितना, 46। सो हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? तो यहाँ पर ये हुआ टोटल 46, बट एवरेज कितना हो जाएगा, 6.9 प्लस 39 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये आएगा कितना, जो पी का एटॉमिक मास हो रहा है दैट मीन्स कि सोडियम का एटॉमिक मास। सो ये हो जाएगा 39 प्लस 7, 46 अपॉन 2 दैट मीन्स कि 23। सो 23 सोडियम का एटॉमिक मास है और यहाँ पर भी एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया, 23। दैट मीन्स कि ये ट्रायड यहाँ पर तो फॉलो हुआ, करेक्ट है। गिवन बिलो टेबल 5.1 आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड डाउनवर्ड्स इन द ग्रुप ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पर 5.1 में भी कुछ एलिमेंट्स गिवन है, ट्रायड्स गिवन है जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज्ड हैं। कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दीज ग्रुप फॉर्म डोबर्नियर ट्रायड? तो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा ग्रुप डोबर्नियर ट्रायड फाइंड आउट बना रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में अगर हम देखें 14 प्लस 74 ऐड करके 2 से डिवाइड करना, बिकॉज वी हैव टू फाइंड एवरेज। 31 के इक्वल आएगा क्या, लेट्स सी, 4 प्लस 4 8 एंड 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 2। सो ये तो नहीं आ रहा है, 44 एवरेज होना चाहिए, बट यहाँ पर 31 है, दैट मीन्स कि फॉलो नहीं करेगा। देन ग्रुप बी में हो रहा है 40 प्लस 137। सो 40 प्लस 137 क्या हो गया, 177 और 177.4। अब 177.4 को आप 2 से डिवाइड करोगे, सो आई गेस आ जाएगा ये 177.2, 2 8 जा 16 एंड अगेन 2 8 जा 16। सो अप्रॉक्स आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली है, दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, डोबर्नियर ट्रायड बना रहा है। एंड सेम यहाँ पर भी हम देखेंगे 126 प्लस 35, इफ द एवरेज विल कम अराउंड 79.9 देन इट विल ऑल्सो फॉलो द डोबर्नियर रूल्स। So you will find that group B and C forms डोबर्नियर ट्रायड। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, B and C जो है वो डोबर्नियर ट्रायड्स बना रहे हैं। डोबर्नियर could identify only 3 triads from the element known at that time। टेबल 5.2, तो टेबल 5.2 में गिवन है कि जो डोबर्नियर 3 ट्रायड्स को आइडेंटिफाई कर पाए थे, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनमें से सिर्फ 3 ऐसे ग्रुप्स मिले थे जहां पर ये रूल फॉलो हो रहा था। हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। अब इतने सारे नोन एलिमेंट्स में से सिर्फ 9 एलिमेंट्स को अगर किसी क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में डाला जा रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या हुआ, प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा था। तो इसलिए ज्यादा टाइम के लिए नहीं चला, देन उसके बाद दूसरे लॉज आ गए। सो डोबर्नियर ट्रायड बेसिकली है क्या कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज किया, जिनमें क्या मिल रहे थे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड हो रही थी, तो उसमें क्या हुआ, जो एटॉमिक मास रहेगा मिडिल एलिमेंट का वो क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। एंड एग्जांपल्स भी देख लिए हमने, क्लियर है। अभी हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेविस। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेविस के अकॉर्डिंग क्या था, द अटेम्प्ट ऑफ डोबर्नियर एनकरेज अदर एलिमेंट्स to other chemists to correlate the properties of elements with their atomic masses। तो डोबर्नियर ने अटेम्प्ट किया पर वो फेल हो गई, क्या लिमिटेशन आ गई थी, बिकॉज वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ट्रायड में अरेंज कर पाए थे। इसीलिए जो दूसरे केमिस्ट थे वो भी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करके और डोबर्नियर का जो प्रिंसिपल था उसको कोरिलेट करके एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज करने के अटेम्प्ट्स किए। In 1866, John Newlands, an English scientist, arranged the then known elements in the order of increasing atomic masses। तो 1866 में क्या हुआ, जॉन न्यूलैंड्स जो है इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज करना स्टार्ट किया। He started with the element having the lowest atomic mass, hydrogen, and
ended at thorium, which was the 56th element. So न्यूलैंड ने स्टार्ट कहाँ से किया? हाइड्रोजन से, बिकॉज लाइटेस्ट एलिमेंट है, लोएस्ट एटॉमिक मास, एंड एंड कहाँ पर जाके किया? थोरियम पे, जो कि उस टाइम का लास्ट एलिमेंट 56th एलिमेंट था. ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. सो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो हर एक 8th एलिमेंट आ रहा था ना, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल कर रही थी. ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक. तो उन्होंने उसको किससे कंपेयर किया? जो म्यूजिक में ऑक्टेव्स होती है ना, सारे गामा पा, उससे कंपेयर किया. Therefore, he called it as the law of octaves. इसीलिए उन्होंने उसको क्या नेम दे दिया? Newland law of octaves. It is known as Newland's law of octaves. And Newland's law of octaves क्यों बोलते हैं? Because of the scientist name. In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be same. So जब वो अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को, तो लिथियम एंड सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या करी? सेम मिली. सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम. एंड क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज सोडियम जो था वो लिथियम के बाद 8th एलिमेंट था. सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर, एंड ऐसे ही बेरिलियम एंड मैग्नीशियम में रिजेंबलेंस मिला. अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टावेज इज गिवन इन टेबल 5.3. सो यहाँ पर हम टेबल 5.3 में देख लेते हैं कि कैसे ये रूल फॉलो हो रहा था. तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन इज 1, लिथियम 2, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन यहाँ पर नहीं है. उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गया? सोडियम. सो अब यहाँ पर देखो, लिथियम के बाद अगेन 8th एलिमेंट क्या है? सोडियम है. फिर सोडियम के बाद 8th एलिमेंट क्या है? पोटेशियम है. एंड ये तीनों क्या है? सेम ग्रुप में है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है. वैसा ही यहाँ पर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. देन उसके बाद ये स्ट्रॉन्शियम भी करेक्ट है. अभी यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट्स बीच में ऐसे हैं, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल एंड ब्रोमीन. तो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यहाँ पर तो ये तीनों की प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही हैं, बट कोबाल्ट एंड निकेल जो है वो क्या है? प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं करेंगे. तो इसका हम डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं. इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. सो ये सिर्फ कहाँ तक फॉलो हो रही थी? कैल्शियम तक फॉलो हो रही थी, क्योंकि उसके बाद जो हर एक 8th एलिमेंट, अब कैल्शियम का 8th एलिमेंट क्या हो गया? जिंक. तो जिंक की प्रॉपर्टीज जो है वो कैल्शियम से रिजेंबल नहीं कर रही है. तो इसीलिए ये क्या हुआ? ये लॉ कहां तक फॉलो हुई? सिर्फ कैल्शियम तक. It was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more element would be discovered in the future. But later on, several new elements were discovered whose property did not fit into the law of octaves. तो न्यूलैंड ने क्या सोचा कि सिर्फ 56 एलिमेंट है, वही एग्जिस्ट हो रहे हैं नेचर में, उसके अलावा कोई एलिमेंट ना तो है ना ही डिस्कवर होगा फ्यूचर में. तो इसीलिए जब डिस्कवरी हुई न्यू एलिमेंट्स की, तो वो न्यू एलिमेंट इस टेबल में फिट नहीं हो रहे थे, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे. देन इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट. सो सिर्फ क्या करना था? एलिमेंट्स को फिट करना था. तो कहीं पर भी थोड़ा बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज को देख के वहां पर एडजस्ट करने लगे न्यूलैंड. बट also put some unlike elements under the same note. But इस टाइम पे क्या है कि एलिमेंट्स को सिर्फ टेबल में डालना है, तो कुछ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज और अनलाइक एलिमेंट्स को भी सेम ग्रुप में डाला. कैन यू फाइंड एग्जांपल्स ऑफ दीज फ्रॉम टेबल 5.3? सो यहाँ पर जहाँ पर क्या देखना है हमें कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज होने के बाद भी सेम ग्रुप में है. टेबल 5.3 में नोट दैट cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine which have very different properties than these elements. तो जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट आपको बोला cobalt and nickel, fluorine, chlorine and bromine के साथ है, तो ये जो तीनों है ये क्या है? हैलोजन से. cobalt and nickel are different, they are transition metals. तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया. Then iron which resembles cobalt and nickel in properties has been placed far away from these elements. तो आयरन क्या है? इन दोनों एलिमेंट से प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है, उसके बाद भी काफी दूर. ये देखो फर्स्ट ग्रुप में है कोबाल्ट एंड निकेल एंड लास्ट में है क्या? आयरन.
So with the discovery of noble gases, the law of octaves become irrelevant. So ये सारे एलिमेंट तो ठीक है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उसके बाद भी एक ही ग्रुप में है एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के बाद भी पीरियोडिक टेबल में जो काफी डिस्टेंट पे हैं, बट जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो ये लॉ जो था एकदम इररिलेवेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ एंड अभी न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिविटीज, इसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एलिमेंट्स किस फॉर्म में अरेंज हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। एंड यहाँ पर क्या है कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट से रिजेंबल कर रही है। एंड ये लॉ सिर्फ कहाँ तक फॉलो होती है, कैल्शियम तक फॉलो होती है। कैल्शियम इज द 20th एलिमेंट। सो लिमिटेशन यहाँ कैसे आ गया, यही लिमिटेशन है कि न्यूलैंड जो थे वो सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए थे, उसके आगे के एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं दिया था। नाउ कमिंग टू दीज क्वेश्चंस, डिड डोबर्नियर ट्राइड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेवेज, कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवेज की टेबल है उसमें भी क्या डोबर्नियर ट्राइड है पॉसिबल, तो वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। सो ये क्या है, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं 3 ट्राइड्स हैं सिर्फ, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये यहाँ पर साथ में है, दैट मीन्स कि एक ट्राइड है। उसके बाद क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम साथ में दिख रहे हैं क्या, नो। देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन साथ में दिख रहे हैं क्या, नो। सो यहाँ पर है तो डोबर्नियर ट्राइड पॉसिबल बट ओनली 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर क्लासिफिकेशन। तो डोबर्नियर क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन क्या है कि वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए थे, बाकी के जो नोन एलिमेंट्स उस टाइम पे थे तो ही फेल्स टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड। सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के बाद भी क्या था, वो अरेंज नहीं कर पाए। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवेज। तो लॉ ऑफ ऑक्टेवेज की लिमिटेशन क्या आ जाती है कि ये सिर्फ एक तो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। देन न्यूलैंड ने ऐसे दो एलिमेंट्स को भी साथ में अरेंज कर दिया जिनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर जैसे कोबाल्ट एंड निकेल है उसको फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ ऐड कर दिया जिनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे नेचर में, बट उसके अलावा न्यूलैंड ने जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनके लिए कोई भी स्पेस नहीं रखी थी। एंड लास्टली जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो ये जो लॉ है ये कंप्लीटली फेल हो गई। सो ये सारे क्या थे, लिमिटेशंस हो गए न्यूलैंड्स के। एंड डोबर्नियर का लिमिटेशन भी देखा हमने, एंड साथ साथ कि ऑक्टेवेज में डोबर्नियर ट्राइड प्रेजेंट है। क्लियर है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो मैंने आपको बताया या नहीं कि अनअकैडमी की सारी क्लासेस लाइव होते हैं, एंड लाइव क्लासेस का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, आप अपने सारे डाउट्स को एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्लियर कर सकते हैं, एंड वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स के साथ। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है क्या, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Making order out of chaos, Mendeleev's periodic table. Let's see what is in this. Even after the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. So इतना जो rejection हुआ डोबर्नियर ट्राइड का, then octaves का, उसके बाद भी काफी सारे साइंटिस्ट थे सिमिलर पैटर्न में ही, that means कि एटॉमिक मासेस के पैटर्न पे ही क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स को कोरिलेट कर रहे थे एंड उसको अरेंज करने का ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पर मेंडलीव्स ने भी सेम कर रहे थे, एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ही एलिमेंट्स को अरेंज करने का उन्होंने ट्राई किया। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू दिमित्री आइवनोविच मेंडलीव, अ रशियन केमिस्ट। तो मेन क्रेडिट जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जाता है वो किसको जाता है, मेंडलीव को। वो क्या है, एक रशियन केमिस्ट है। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर to the early development of periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. तो मेंडलीव ने क्या किया, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स का जो बनाने का, डेवलपमेंट का
क्या बोलना चाहिए, कंट्रीब्यूटर। सो वो कौन है, मेनली मेनलीफ है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, टेबल को अरेंज करने में जो एलिमेंट्स हैं उनको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स की एटॉमिक मासेस एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। सो व्हेन मेंडलीफ स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नोन। तो मेंडलीफ ने जब अपना वर्क स्टार्ट किया ना तब सिर्फ कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया था ना, पीरियोडिक टेबल को एज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट्स की तरह प्रिपेयर किया, जो कि यहाँ 83 पेज पे टेबल 5.4 में गिवन भी है। He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. So उन्होंने क्या किया, जो एटॉमिक मास थे एलिमेंट के उनके बेसिस पर एंड फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो रिलेशनशिप निकल रहा था एलिमेंट्स का, उनको एग्जामिन किया। Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. So chemical properties में क्या properties ली मेंडलीफ ने कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ सिमिलर वे में रिएक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो सिमिलर होता है। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सिलेक्ट करने का रीजन क्या है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो मोस्टली कंपाउंड के साथ एक तो रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। The formula of the hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. So यहाँ पर जो hydrides, that mean कि कोई element जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बन रही है एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रही है। सो हाइड्राइड एंड ऑक्साइड जो फॉर्म हो रही हैं उनको एक एज अ बेसिक प्रॉपर्टी कंसिडर किया। He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. So मेंडलीफ ने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए एंड हर एक कार्ड पे जो 63 एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज नोट डाउन की, मतलब properties of one element on each card. He sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wall. Then उसके बाद क्या किया, sorting की। That means कि जहाँ जहाँ similar properties दिख रही थी जिन भी elements की, उनको एक साथ arrange किया and सबको क्या किया, wall पे pin कर दिया। Then he observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. So उसके बाद वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो एलिमेंट्स को और कार्ड्स जो थे उनको अरेंज किया ना, तो एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज दिखे। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिअकरेंस ऑफ elements with similar physical and chemical properties. And जैसे कि ऑक्टेवियस के लॉ में था ना, आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही थी, वैसे ही यहाँ पर था कि नॉट आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट, यहाँ पर काउंटिंग जो है वो फिक्स नहीं थी बट प्रॉपर्टीज जो थी ना वो रीअपियर हो रही थी। दैट इज वाई उसको क्या बोला है, पीरियोडिक रीअकरेंस, कि एलिमेंट्स जब अरेंज हैं तो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। ऑन दिस बेसिस मेंडलीफ फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। तो यही जो बेसिस था, प्रॉपर्टीज रिअकर हो रही थी, उसके बेसिस पर मेंडलीफ ने पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट की एंड उसके अकॉर्डिंग क्या है, विच स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट मेन ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ की लॉ किस स्टेटमेंट पे बेस्ड है या मेंडलीफ के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है टू अरेंज द एलिमेंट्स, कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वही क्या है, जो किससे डेवलप हो रही है, एटॉमिक मासेस से। दैट मींस कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस का। क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि प्रॉपर्टीज कौन से आ गए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन है। मेनली periodic table contains vertical columns called group and horizontal rows called period. तो मेनलीफ के अकॉर्डिंग क्या है, कॉलम्स हैं एंड रोज हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, एंड जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो क्या हो जाती हैं, पीरियड्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये 5.4 टेबल में गिवन है मेनलीफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें क्या क्या गिवन है, ग्रुप एंड कॉलम्स, एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्साइड एंड हाइड्राइड दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप की बात अगर हम करें तो यहाँ पर क्या है,
हाइड्रोजन है, देन लिथियम है। तो ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा H2O, Li2O, Na2O, K2O, सिमिलर ऑक्साइड्स फॉर्म हो रही हैं। देन हाइड्राइड्स की अगर बात की जाए, आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है LiH, NaH, KH, तो ये हाइड्राइड्स। वैसे ही यहाँ पर आप फर्दर एलिमेंट्स को भी देखोगे ना, तो सिमिलर ट्रेंड ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स में भी फॉलो हो रहा है। एंड यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज है। बट सडनली आपको बीच में कहीं ऐसा भी दिख जाएगा जहां पर मासेस जो है वो इरेगुलर हो गए हैं, तो वो क्या आ जाएगा, वहां पर लिमिटेशन होगा। अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इतना सक्सेसफुल टेबल बनाए हैं, दैट मीन्स कि कुछ अचीव किया होगा। बट अगर नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल आ गई है, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पर कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे क्या, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें यहाँ पर क्या है, 7 पीरियड्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं, और जो आउट ऑफ 8 ग्रुप है, 7 तो क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स के हैं, एंड 1 ग्रुप जो है वो क्या है, ट्रांजिशन सीरीज एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। एंड बीच बीच में आप यहाँ पर देखोगे कि अननोन एलिमेंट्स के लिए ना उन्होंने गैप भी छोड़ के रखा है। दैट मीन्स कि जिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी लेटर ऑन होगी, उनके लिए अब पहले से तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पर ही आएगा, बट स्टिल वैकेंट स्पेस है कि दैट एलिमेंट रिजेंबल प्रॉपर्टीज इन दैट दिस कॉलम, तो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज रिसेंबल हो रही हैं तो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। एंड बाकी सारे एलिमेंट्स की को डिस्टर्बेंस ना हो, दैट इज वाई ये जो है एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो अब हम अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर while developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. तो जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे ना टेबल में, सो उस टाइम पे एक चीज ये हुई कि जो ग्रेटर एटॉमिक मास है उसको पहले लगाना एंड लोअर एटॉमिक मास को बाद में लगाना। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। एंड ये क्यों हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के में सिमिलैरिटी देखने की वजह से एटॉमिक मासेस में इरेगुलरिटी भी आई। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट विद एटॉमिक मास 58.9 appeared before nickel atomic mass 58.7. Looking at table 5.4, can you find out one more such anomaly? तो जैसे कि क्रोमियम एंड कोबाल्ट एंड निकल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोबाल्ट इज 58.9 एंड निकल इज 58.7। स्टिल कोबाल्ट क्या है, पहले है। तो इसी तरीके से कोई और एनोमली है, दैट मीन्स कि कहीं और डिस्टर्बेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, तो ये यहाँ पर आ जाएगा वेनेडियम एंड क्रोमियम। वेनेडियम इज 50.94 एंड क्रोमियम इज 50.20। सो यहाँ पर भी क्या है, एक एनोमली है। दैट मीन्स कि हायर एटॉमिक मास जो है वो पहले है एंड लोअर एटॉमिक मास जो है वो बाद में है। Further, Mendeleev left some gap in his periodic table, and Mendeleev ने क्या किया, अपनी periodic table में कुछ gap भी छोड़े। Instead of looking upon these gaps as defect, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. So जब मेंडलीव ने बोल्डली प्रिडिक्ट किया कुछ एलिमेंट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में, बट वो क्या था, उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हो पाए थे। मेंडलीव नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमेरल Eka1 to the name of preceding elements in the same group. So जब मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था सिर्फ एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ एलिमेंट्स के, बट एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, दैट इज वाई उनका नेम कैसे रखा, प्रीफिक्स के फॉर्म में EKA लगा के, जिसका मतलब क्या होता है 1, एंड बाकी सारे जो एलिमेंट्स का नेम है वो नॉर्मल। फिर फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर, तो जैसे ये तीनों जो एलिमेंट्स है वो क्या थे, लेटर ऑन डिस्कवर हुए थे। हैव प्रॉपर्टीज similar to Eka boron, aluminium and silicon respectively. So इनकी properties जो हैं कुछ old elements उनसे resemble कर रही थी। The properties of Eka aluminium predicted by Mendeleev and those of the elements gallium which was discovered later and replaced Ka aluminium are listed as follow table 5.5. So यहाँ टेबल 5.5 में क्या दिया हुआ है कि कुछ एलिमेंट्स
प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम एंड गैलियम की, यहाँ पर गिवन है। क्लियर है? सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। एटॉमिक मास, ऑक्साइड एंड क्लोराइड का फॉर्मेशन। एटॉमिक मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.7 का डिफरेंस है बस। क्लोराइड एंड जो ऑक्साइड्स फॉर्म होती हैं वो क्या है, दोनों में ही सिमिलर है। ऑक्साइड भी सेम बनती है एल्यूमिनियम एंड गैलियम में, एंड क्लोराइड भी सेम बनती है। सो दिस प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो ये जो रहा है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट, उसमें क्या है, करेक्टनेस भी है और यूजफुलनेस भी है। Further, it was the extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept its periodic table but also recognize him as the originator of the concept of this concept of which it is based. तो मेंडलीव के जो प्रिडिक्शंस है ना वो इतने ज्यादा यूजफुल निकले कि जो दूसरे केमिस्ट रहे उन्होंने सिर्फ उनका पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट नहीं किया बट ही वाज रिकॉग्नाइज्ड सो वेल, एंड उनको क्या बोल दिया कि ये जो कंसेप्ट है पीरियोडिक टेबल बनाने का उसका ओरिजिनेटर भी उनको बोल दिया। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, neon and argon have been mentioned in many contexts before this. So इसके पहले भी ये जो नोबल गैसेस थे वो मेंशन थे, but these gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. So ये जो गैसेस है inert है, that means कि very less reactive और unreactive है simply, और एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको डिस्कवर करने में क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा। One of the strength of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a group without disturbing the existing order. So जब ये gases discover हुई ना, तो इनको arrange करने के लिए बाकी का जो existing order था उसको disturb करने की need ही नहीं रही, because इनकी जो properties थी वो एकदम different थी। तो दैट इज क्या हुआ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ये सारे अचीवमेंट हो गए। बट अभी अचीवमेंट है साथ साथ क्या है, लिमिटेशन भी है, बिकॉज परफेक्ट तो थी नहीं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्कली मेटल। हाइड्रोजन में कितना है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे रिजेंबल करता है, एल्कली मेटल से। लाइक एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजन, oxygen and sulfur to form compounds having similar formula as shown in the examples here. तो यहाँ पर जैसे compounds of hydrogen है and compounds of sodium. Sodium क्या है, alkali metal है, so similar type के compounds का जो है वो formation होता है with hydrogen and with sodium. On the other hand, just like halogen, hydrogen also exists as diatomic molecules and it combines with metals and non-metals to form covalent compound. तो जैसे कि जो हैलोजेंस है तो उनसे भी रिजेंबलिंग प्रॉपर्टीज हैं कि हाइड्रोजन भी क्या है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे Cl2 डायटोमिक है वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड मेटल्स के साथ कंबाइन होके या फिर नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पर तो ये है लिमिटेशन। Certainly no fixed position can be given to hydrogen in periodic table. So हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो मेनली पीरियोडिक टेबल में क्या है, फिक्स्ड नहीं है, बिकॉज हैलोजेंस एंड एल्कली मेटल के बीच में वो क्या कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली कहीं से भी रिजेंबल नहीं कर रही हैं, बट सिमिलर प्रॉपर्टीज हैलोजन से एंड एल्कली से कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो रिजेंबल कर रही है। सो आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड। So here this was the first limitation of Mendeleev periodic table. तो ये जो है वो क्या है, Mendeleev periodic table का first limitation है। He could not assign a correct position of hydrogen in his periodic table. तो वो अपनी periodic table में ना हाइड्रोजन को एक correct place नहीं दे पाए। Isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classification of elements. And isotopes कब discover हुए, मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का स्टेटमेंट दिया था ना, उसके और बाद में। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट
डिफरेंट एटॉमिक मास। सो हमने ये पढ़ा हुआ है आइसोटोप की डेफिनेशन में कि आइसोटोप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट आइसोटोप्स हैं, उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं बट एटॉमिक मास जो है वो डिफर करेगा। एक्टिविटी 5.2 है, कंसिडर द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन 35 एंड 37, वुड यू प्लेस देम इन डिफरेंट स्लॉट्स बिकॉज देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। सो दोनों आइसोटोप का एटॉमिक मास डिफरेंट है तो दोनों को अलग अलग स्लॉट में रखेंगे क्या? नो, दोनों के मासेस का क्या निकाला जाता है? मीन। और वुड यू प्लेस देम इन द सेम पोजीशन बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम। सो एक रीजन तो ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है ऑलमोस्ट, बट एक और रीजन क्या है कि एटॉमिक मासेस जो है यहाँ पर आइसोटोप्स के, उनका एवरेज निकाल लिया जाता है। Thus, the isotopes of all elements posed a challenge to Mendeleev's periodic law. Another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. So क्या था, जो isotopes है सारे ही elements के, वो एक और challenge पोस्ट किया Mendeleev periodic law में यहाँ पे। Another problem क्या थी, was the atomic masses do not increase in a regular manner। तो atomic masses क्या था, regular manner में increase नहीं हो रहा था। So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements। तो ये जो proper manner में नहीं arranged थे atomic masses, तो बीच के elements first and third element के बीच में और कितने elements हैं, या फिर दो elements के बीच में कितने number of elements हैं या space हैं, वो identify करना, वो predict करना भी क्या हो रहा था, difficult हो रहा था। स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हेवियर एलिमेंट्स। तो ये और ज्यादा कब डिफिकल्ट था, जब हेवियर एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड होती है। अगर हम इसको समराइज करें तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या है, 8 ग्रुप्स हैं एंड 7 रोज हैं। वन रो जो है, वन ग्रुप जो है वो किसका है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो लास्ट ग्रुप है। तो मेरिट्स क्या है कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज किया। देन मेंडलीव ने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको सिर्फ प्रिडिक्शन के बेसिस पर उन एलिमेंट्स के लिए स्पेस वेकेंट रखी एंड और क्या प्रिडिक्ट कर लिया था कि जो सेवरल एलिमेंट्स की प्रोपोर्शंस हैं एंड उसकी जो पोजीशंस हैं पीरियोडिक टेबल में वो आइडेंटिफाई कर ली। देन जो एरर है एटॉमिक वेट्स में कुछ एलिमेंट के, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो ये यहाँ पर जो एरर है उनको भी फाइंड आउट किया। सो ये तो हो गए मेरिट। अब डिमेरिट्स कहाँ आ जाता है कि जो आइसोटोप्स की पोजीशन है वो एक्सप्लेन नहीं हुई, एटॉमिक मासेस का जो रॉन्ग ऑर्डर है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ। सो ये सब किस में आ जाते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशन में। और क्या है, हाइड्रोजन की प्लेस जो है वो फिक्स नहीं थी, ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है। क्लियर? तो अभी आते हैं क्या, यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है उन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, use Mendeleev periodic table to predict the formula for the oxides of the following elements। तो ये जो एलिमेंट्स इनकी ऑक्साइड्स के बारे में बताना है, पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम। सो टेबल को देख के तो हम बता सकते हैं। बाकी पोटेशियम कैसी ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम की अगर ऑक्साइड आपको पता है, या हाइड्रोजन, तो H2O। सो यहाँ पर भी K क्या बना लेगा, K2O। देन C इज कार्बन, तो कार्बन की ऑक्साइड क्या बनेगी, CO2 कॉमन है। एल्यूमिनियम की क्या बनेगी, Al2O3। सिलिकॉन की होती है SiO2 एंड बेरियम की होती है BaO। तो इस टाइप से क्या है, ये जो एलिमेंट्स गिवन है मेंडलीव के अकॉर्डिंग, इनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड जो हैं वो फिक्स्ड थी। Then next one is, beside gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? Any two। So यहाँ पे बताना है कि गैलियम के अलावा की कोई दूसरे एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी होने के बाद भी ग्रुप में अरेंज नहीं हो पाए। तो वो कौन से एलिमेंट है, जर्मेनियम एंड स्कैनेडियम, जो कि प्रॉपरली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स नहीं थे बट प्रिडिक्शन के बेसिस पर उसकी डिस्कवरी की गई। So question third है, what were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? So periodic table create करने में Mendeleev ने क्या बेसिक क्राइटेरिया लिया हुआ था? तो Mendeleev ने क्या किया था, जो एटॉमिक मासेस थे एलिमेंट्स के एंड उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में जो रिलेशन है वो एक बेसिक क्राइटेरिया था। सो उन्होंने क्या किया, जो सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ
फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल अरेंज की। एंड उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई, हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन हो रही थी कि क्या हाइड्राइड्स फॉर्म होती हैं या फिर क्या ऑक्साइड्स फॉर्म होती हैं एलिमेंट की, उस अकॉर्डिंग सेम ग्रुप में ऐड किया। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज Why do you think the noble gases are placed in separate group? So noble gases को separate group में place करने का reason क्या है? Because वो क्या होते हैं, inert nature के हैं and concentration भी low होता है atmosphere में, that is वो क्या है, separate group में placed है and उस group को zero group भी बोला जाता है। एंड जब ये जीरो ग्रुप मेंडलीफ में ऐड हुआ ना, तो इसने मेंडलीफ की प्रॉपर्टी जो अर्लियर एलिमेंट्स थे उनमें जरा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया, बिकॉज ये क्या थे, इनर्ट थे, तो इसीलिए रिएक्टिविटी शो नहीं की, अनस्टेबिलिटी नहीं हुई, तो दैट इज वाई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं हुआ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड जो मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। इन 1913 हेनरी मॉसले शोड दैट द एटॉमिक नंबर सिंबलाइज्ड एज Z। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन तो पता ही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सो वो होता है क्या, एटॉमिक नंबर। तो मॉसले जो थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। सो he showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass। तो मॉडर्न मॉसले ने क्या बोला कि जो एटॉमिक मास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंगली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table, and the modern periodic law can be stated as follow। So क्या हुआ कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे ना उस टाइम पे, एक तो एटॉमिक नंबर को क्राइटेरिया लिया, एंड जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो फिर इस अकॉर्डिंग है, properties of element are a periodic function of their atomic number। तो जो elements की properties होती हैं वो क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियोडिक फंक्शन की एज अ प्रॉपर्टी है। तो एलिमेंट्स को किस बेसिस पर अरेंज किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सो लेट अस रिकॉल that atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by 1 in going from one element to the next। so क्या हो रहा था ना कि कैसे रिकॉल किया उन्होंने, एटॉमिक नंबर जो थे उसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन तो पढ़ी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। सो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, एंड फर्स्ट एलिमेंट और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा था उसमें एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ रहा था, बाय 1। एलिमेंट व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लेड अस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंजमेंट हुआ एलिमेंट्स का, सो फिर वो क्या डिस्कवरी हुई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की उसके साथ डिस्कवरी हुई। Predictions of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। and जो properties का prediction था ना वो ज्यादा और precise हो गया elements को किस फॉर्म में अरेंज करने पे, increasing atomic mass के फॉर्म में अरेंज करने पर ये जो प्रिसीजन था प्रॉपर्टीज का वो और क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ गया बेसिक इंट्रोडक्शन की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है। अभी हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट्स हैं वो और कैसे हैं, यहाँ पर कैसे रोज एंड कॉलम्स हैं। एक्टिविटी 5.3 में है How were the position of cobalt and nickel resolved in the modern periodic table। तो जैसे कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट एंड निकल की जो पोजीशन थी वो कॉन्ट्रोडिक्टरी थी, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आके वो कैसे रिजॉल्व हो गई। देन हाउ वर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप्स की पोजीशन डिफाइन हुई या नहीं हुई। देन थर्ड वन इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1.5 हो सकता है क्या, एंड वो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में आ जाए। सो इसका आंसर तो पहले ही बता देती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर आप
पढ़ चुके हो ना तो पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होता। वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? सो जैसे मेनली पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस दोनों के साथ प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही थी, सो वैसे ही यहाँ पर देखना है कि हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली कहाँ पर रखा हुआ है, विद अल्कली मेटल्स और विद हाइड्रोजन। So as we can see, the modern periodic table takes care of three limitations of Mendeleev periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see that the base on which the position of an element in the modern periodic table depends. So क्या था यहाँ पर कि limitation Mendeleev periodic table की जो थी जो उनको कवर किया, एंड जो anomalous position बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन की कहाँ पर आएगा, अल्कली मेटल में आएगा या फिर हैलोजेंस में आएगा, सो उसको क्या किया, जिस पोजीशन पर हाइड्रोजन को रखा ना वो डिसाइड कैसे किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस भी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट मींस कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, सो उस अकॉर्डिंग ही हाइड्रोजन को क्या है, अल्कली मेटल्स में फर्स्ट नंबर पे रखा। देन उसके बाद हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो कैसी है, जैसे यहाँ पर आएगा क्या कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 to 12 एंड देन यहाँ पर 13 to 18 ये क्या है, ग्रुप नंबर है, एंड 1 to 7 जो है वो पीरियड्स है, दैट मीन्स कि वर्टिकल कॉलम्स जो है वो क्या शो कर रहे हैं, पीरियड्स हैं, एंड हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और वर्टिकल कॉलम्स क्या शो कर रहे हैं, ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल जो रोज है वो क्या शो कर रहे हैं, पीरियड शो कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये पीरियड जैसे हो गए हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 एंड ग्रुप्स क्या हो गए, वर्टिकली ये ग्रुप्स हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड इसमें जो हम बेसिक इंट्रोडक्शन ये देख लें, 7 पीरियड्स हैं एंड ऑल टोटल 12 ग्रुप्स होते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें 12 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन एंड हीलियम है। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, 6 + 2 8, एंड सेम जो थर्ड पीरियड है वहां भी 8 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद फोर्थ पीरियड में कितने आ जाते हैं, 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ ऑल्सो हैज 18 एलिमेंट। अब सिक्स में आप बोलोगे यहाँ तो सिर्फ 18 दिख रहे हैं, बट यहाँ पर ये जो लेंथ है 57 नंबर पे दिख रहा है, यहाँ से 58 to 71 टिल हियर, तो यहाँ पर एक 10 एलिमेंट्स का जो हम बोल सकते हैं वो ग्रुप मिसिंग है, एंड वो क्या है, लेंथेनाइट सीरीज होते हैं। तो लेंथेनाइट यहाँ पर गिवन है। उसके बाद जो 7th पीरियड है उसमें भी सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक्टिनाइट जो है वो मिसिंग है। सो इस टाइप से ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जो एलिमेंट्स का नंबर है वो मेंशन है। देन उसके बाद ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, अल्कली मेटल है, सेकंड ग्रुप जो होता है वो अल्कलाइन मेटल होता है। एंड 13 to 17 यहाँ पर भी क्या है, 2 13 14 15 16 17, ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज सेम। 3 to 12 जो ग्रुप है ना, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं। क्लियर है ना? आप नोट डाउन भी कर सकते हो। फर्स्ट ग्रुप इज what, alkali metal, second group is alkaline metal, group number 3 to group number 12 are transition elements। 57 से जो यहाँ पर ब्रेक है वो क्या है, 58 से 51 तक, और सॉरी 57 से 71 तक क्या है, लेंथेनाइट्स हैं। 89 to 103 आर एक्टिनाइट्स। 13th ग्रुप 2 ऑफ 18th ग्रुप, 18th तो क्या हो गया, नोबल गैसेस। 17th को स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो ये क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। एंड उसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया क्या ये, तो लेफ्ट हैंड साइड पर है मेटल्स, राइट हैंड साइड्स पर है जनरली नॉन मेटल्स। यहाँ पर ये नॉन मेटल्स का कलर भी दिया हुआ है, ये कार्बन से स्टार्ट होकर यहाँ पर ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, एंड यहाँ पर मोस्टली जो है वो क्या है, मेटल्स हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन जो चैप्टर में हमें आया था पहले कभी, कि मेटल्स का जो नंबर है वो ज्यादा है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ही दिख रहा है अब आपको ग्रीन कलर की मेजोरिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर क्या है, मेटल्स जो नॉन मेटल्स हैं वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अभी ये पीरियोडिक टेबल के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में उसके ऊपर। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स एज ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स एज पीरियड। तो 18 वर्टिकल कॉलम में एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज में, जिन्हें क्या बोलते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड्स, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स।
Let us see what decide the placing of an element in a certain group. तो किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए क्या टेक्निक ली जाती है, क्या फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं. सो एक्टिविटी 5.4 के थ्रू देख लेते हैं हम. लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट. तो यहाँ पर जो ग्रुप 1 में एलिमेंट्स दिए हुए हैं फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्रांसियम, इनको नोट डाउन करना है एंड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, सिर्फ उनकी लिखना है. अब आप यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी जो है वो ऑब्जर्व करोगे एंड वही सिमिलैरिटी क्या है, किसमें है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है. देन उसके बाद ये है कि हाउ मेनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, सो दैट विल बी सेम, बट कितना है वो देखते हैं. यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. सो जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सिमिलरली you will find that the elements present in any one group have the same number of valency electrons. तो ऐसे ही क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिलेंगे कि वो एक ग्रुप में है, सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें होंगे. फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो ये किसको बिलोंग करते हैं, 17th ग्रुप को बिलोंग करते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटरमोस्ट शेल. Hence, we can say that following in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. On the other hand, the number of shell increases as we go down the group. So फिर क्या हुआ कि ये जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन का सिलेक्शन है आउटरमोस्ट शेल के लिए, वो क्या था ना उसमें कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में क्या है, ग्रुप्स हैं, तो ये सिग्निफाई करते हैं कि सारी कंडीशंस जो हैं वो आइडेंटिकल है या नहीं है. दैट मीन्स कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिकल है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है. तो ये सारी चीजें जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आइडेंटिकल है तो एक ग्रुप में आ जाएगा एंड आइडेंटिकल नहीं है तो डिसिमिलर ग्रुप में आ जाएगा. एंड ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं वो भी क्या है, डाउन द ग्रुप जाते जाते नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं. देयर इज एन एनोमली विच it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. Can you say why? So यहाँ पर जो एनोमली है वो कब आती है कि जब हाइड्रोजन की पोजीशन की बात की जाए. एंड वो कैसे हुआ है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में या ग्रुप 17 में प्लेस करने के लिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में भी कंफ्यूजन हुए हैं, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है उसकी प्लेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिर ग्रुप 1 में डिसाइड हुई है. सो क्लियर है, ये तो हो गया किसके बारे में, एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में कि कैसे अरेंज किया है. देन एक्टिविटी 5.5 इज, सो इफ यू लुक एट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 5.6, this table, you will find that the element lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. So second period में ये जो 10 elements हैं उनके 8 elements हैं उनके नेम यहाँ पर given है. Write down their electronic configuration. And अगर आप यहाँ पर electronic configuration लिखते हो तो क्या होगा ना, to these element also contain the same number of valency electron. So ये जो यहाँ पर elements है ना, इनमें valency electron same नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज लिथियम में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इन के शेल 2 इलेक्ट्रॉन एंड इन एल शेल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. देन बेरिलियम में क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, सो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में भी क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, डू दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल. सो दोनों मतलब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर है उनमें सेम नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट है क्या. सो यस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो तो हम लिख लेंगे. कैसे, यहाँ पर चलो लिखते हैं. लिथियम में क्या हो गया, 3 एटॉमिक नंबर है, सो ये के शेल 2, एल में हो गए 1. यहाँ पे मैं हर एक चीज मेंशन नहीं कर रही हूँ, के एन एल लिख लेते. देन लिथियम में भी, लिथियम के बाद क्या आया, बेरिलियम, बेरिलियम के 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन. बोरॉन 2 + 3 5 हो गया. कार्बन 2 + 4, नाइट्रोजन 2 + 5, ऑक्सीजन 2 + 6, फ्लोरीन 2 + 7 एंड क्लोरीन
म्यूऑन 2+8। तो यहाँ पे देखो वैलेंसी शेल तो सब में सेम है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। दैट मीन्स कि दे डू नॉट कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो क्या है कि नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम है क्या? तो यस, सारे ही जो एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? एल शेल में है। दैट इज व्हाई दे हैव सेम नंबर ऑफ शेल, बिकॉज वो किस में है? पीरियड 2 में है। तो यहाँ से आप एक चीज समझ पा रहे हो क्या कि पीरियड 2 में जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सारे ही एलिमेंट्स जो है शेल जो है वो सेम है, बट क्या चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज हो रहा है। एंड अगर हमने ग्रुप की बात की जाए तो वहां पर भी सेम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो वहां आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बट जो नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इनमें क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है, बट दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स, बट शेल्स का नंबर जो है वो सेम है। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, एंड जो नंबर ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है? 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है। As the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a period, अगर कोई एलिमेंट जो है आगे मूव कर रहे हैं जो फर्दर, जैसे लिथियम से बेरिलियम, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आ रहा है एंड 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ occupied shells are placed in the same period। और हमने क्या देखा है यहाँ पे पीरियड में जिनमें भी सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल है, जैसे सब में ही एल शेल में है इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम शेल है, दैट इज व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड लेफ्ट टू राइट किस बेसिस पे? क्या? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे। जो लेफ्ट साइड पर है उनका एटॉमिक नंबर कम है एंड जो राइट साइड जाते जा रहे हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा है। So, or we can say that atoms of different element with the same number of occupied shell are placed in the same period. So, जिसमें same occupied shell होती है उनको same period में रखा जाता है। Magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, chlorine and argon belongs to the third period of the modern periodic table. Since the electrons in the atoms of these elements are filled in K, L and M shell, तो यहाँ पर अब जो थर्ड पीरियड है उसमें क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में आ जाता है? एम शेल में आता है। तो जितने भी एलिमेंट्स है ना, सोडियम से लेके आर्गन तक के, सबका ही जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? एम शेल में जाएगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कन्फर्म द अबव स्टेटमेंट। एंड यहाँ पर क्या करना है आपको? और किसी दूसरे ग्रुप को पीरियड को लेके एटॉमिक नंबर लिखना है एंड उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट डाउन करनी है एंड फिर फाइंड आउट करना है कि ये जो ट्रेंड है वो फॉलो होता है या नहीं होता। ईच पीरियड मार्क अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। एंड हर एक पीरियड में क्या होगा? जैसे टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं ना, तो न्यू एटॉमिक शेल जो है वो इंट्रोड्यूस होती जाएगी। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ही है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कितना कितना है। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप में है 8 एलिमेंट्स, ठीक है। उसके फर्स्ट ग्रुप में 2 एलिमेंट्स एंड सेकेंड और थर्ड ग्रुप में 8 एलिमेंट्स, उसके बाद आ जाते हैं 18। सो वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल्स। तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पीरियड में? किसके बेसिस पर? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं ना वेरियस शेल में, उस बेसिस पर। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस इन हायर क्लास। एंड इसकी स्टडी कैसे की जा सकती है और डिटेल में हायर क्लास में करेंगे हम। Recall that the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n square, where n is the number of the given shell from the nucleus. So यहाँ पर क्या है? जो maximum number of electrons जो कि accommodate हो सकते हैं एक shell में, वो किसके बेसिस पे दिया जाते हैं? फॉर्मूला है उसके लिए 2n square है, जहाँ पर n का नंबर क्या है? नंबर ऑफ गिवन शेल्स। एंड जैसे कि k शेल है तो k शेल में 2 तो एज इट इज आ गया, नंबर ऑफ शेल कितना है? 1। सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ तो आ गया। दैट मीन्स की नंबर ऑफ हेंस द फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट्स एंड सेकंड एल शेल में कितना है? 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स की 2 शेल इन्वॉल्व है, KL
L, दैट इज वाई 2 का स्क्वायर से आ गया कितना 8, इसलिए सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं 8 एलिमेंट्स होते हैं. द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवेंथ पीरियड हैव 8, 18, 18, 32 and 32 elements respectively. The reason for this you will study in higher classes, and इसका जो रीजन है कि ये जो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी भी पीरियड में वो हायर क्लासेस में डिटेल में आएगा. द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, एंड जो एलिमेंट की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में उससे क्या डिसाइड होता है, केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड होती है. एज यू हैव learned the valency electron determines the kind and number of bonds formed by an element. एंड यहाँ पर और क्या होता है एक और चीज कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वही डिटरमाइन करते हैं कि कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो एक एलिमेंट बना सकता है. कैन यू नाउ से why Mendeleev's choice of formula of compounds as the basis for deciding the position of an element is in his table was a good one. So modern periodic table में मॉसली ने क्या किया था कि यहाँ पर जो मेनलीफ पीरियोडिक टेबल की चॉइस थी ना कि फॉर्मूला कंपाउंड्स के जो फॉर्मूला थे उनके बेसिस पर अरेंजमेंट किया था, तो इस टेबल में आके क्या था, ऐसा इंटेंशनली नहीं किया हुआ था बट एक गुड आइडिया था क्योंकि इस बेसिस पर भी एलिमेंट्स का एक करेक्ट अरेंजमेंट हुआ. हाउ वुड दिस लीड टू एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बीइंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, एंड जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में रखने के लिए क्या किया गया, तो वो आता है फिर उसके लिए टॉपिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स हैं उसके बेसिस पर ही एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, वैलेंसी. As you know, the valency of an element is determined by the number of valency electron present in the outermost shell of its atom. So valency already हम अगले चैप्टर में भी पढ़ा है एंड 9th क्लास एंड उसके पहले भी पढ़ी हुई है डेफिनेशंस. बहुत अच्छे से पता है कि वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है, नंबर ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम. तो जो भी कंबाइनिंग कैपेसिटी है दैट मीन्स ये कोई एटम एलिमेंट का जो एटम है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट मीन्स कि हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. सो कार्बन में लास्ट चैप्टर में देखा उसके अलावा सोडियम है. सो सोडियम की लास्ट ऑक्टेट में सिर्फ क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है एंड क्लोरीन की लास्ट ऑक्टेट में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, दैट मीन्स कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसकी 1 क्या हो गई वैलेंसी. तो वैलेंसी डिसाइड कैसे होती है, बाय द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम. So activity 5.6 में देखते हैं, how do you calculate the valency of an element from its electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे देखते हैं कि जो वैलेंसी है that means that is equal to the number of valence electron of that element. तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, that are gaining और losing. तो in case अगर एनर्जी जिसमें भी कम लग रही है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, तो एलिमेंट क्या करता है वही प्रोसेस फॉलो करता है एंड जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट के वही इक्वल हो जाते हैं किसके, किसी भी एटम की वैलेंसी के और किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी के. तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16. तो यहाँ पर हमें बताना है क्या, मैग्नीशियम की वैलेंसी जिसका एटॉमिक नंबर 12 है एंड सल्फर की वैलेंसी जिसका एटॉमिक नंबर 16 है. तो सिंपल है, फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 2 8 एंड 2 8 + 2 10 + 12 एंड सल्फर का क्या हो जाएगा 2 8 एंड बच कितना है 16 है. तो ये तो क्या हुआ सिर्फ
10 हुआ प्लस ये हो गया 6। तो यहाँ पर आप फर्स्ट कंडीशन में देखो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है आ जाए, दैट मीन्स कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑक्टेट फुलफिल होगी, या ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाए तो फिर ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो वैसे ही हो रहा है सल्फर में, जो मैग्नीशियम में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, दैट इज व्हाई क्या हो गया यहाँ पर वैलेंसी 2, एंड सल्फर में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके होगी, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी हो गई क्या 2। बट सल्फर के केस में वैलेंसी 6 भी होती है, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी फॉर्म होंगे जहां पर सल्फर की वैलेंसी 6 रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसीज ऑफ द फर्स्ट 12 एलिमेंट्स। तो इनके अलावा जो और दूसरे फर्स्ट 12 एलिमेंट्स है उनकी भी वैलेंसी फाइंड आउट करना है। सो इसमें आप ये चीज देखोगे कि जो भी इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज रहेंगी ना, उनकी वैलेंसी जो रहेगी वो 0 होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अरेंज करोगे तो ऑक्टेट में कंप्लीटली फिल ऑक्टेट है, दैट इज वाई क्या होगा वैलेंसी 0 हो जाएगी। देन हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वैलेंसी में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, बट जैसे जैसे क्या है लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे वैलेंसी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। Then how does the valency vary in going down the group? Down the group जाने पे वैलेंसी में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट इज वाई वैलेंसी भी क्या होगी सेम रहेगी। तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक साइज। सो एटॉमिक साइज क्या है, द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। जो एटम की रेडियस है उससे डिसाइड होता है कि एटम का साइज। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। तो ये जो एटॉमिक साइज है वो कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, जो एटम्स के सेंटर होते हैं या एटम की न्यूक्लियाई का जो सेंटर है ना उसके थ्रू, एंड जो आउटरमोस्ट शेल है आइसोलेटेड एटम की, वहां पर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कर लेते हैं मेजर। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 37 पिकोमीटर। तो जो एटॉमिक रेडियस है हाइड्रोजन की वो कितनी है सिर्फ 37 पिकोमीटर, एंड पिकोमीटर का अगर मिलीमीटर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो कितना डिफरेंस है, पिकोमीटर इज 1 पिकोमीटर इज 10 पावर 12 मीटर। सो हियर इज ह्यूज डिफरेंस। क्लियर है। तो एटॉमिक मासेस के बेस पर भी एटॉमिक साइज के बेस पर ये एक्टिविटी है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड ऑफ द सेकंड पीरियड आर गिवन बिलो। पीरियड 2 एलिमेंट्स गिवन है एंड एटॉमिक रेडियस गिवन है। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक रेडियाई को अरेंज करना है। आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज्ड इन द पैटर्न ऑफ अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो प्रॉपर एक पीरियड में होते हैं या इरेगुलर है। विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। कौन सा एलिमेंट है जिसमें एटम जो रहेगा वो स्मॉलेस्ट है या फिर लार्जेस्ट है। एंड देन हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंजेस एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे चेंज हो जाती है, जब लेफ्ट टू राइट ही मूव किया जाए। सिर्फ पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस है वो चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स कि ज्यादा इंक्रीज उसमें देखने को नहीं मिलेगा, रेदर देन इंक्रीजिंग वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड उसका डिक्रीज होने का रीजन भी क्या हो रहा है, बिकॉज आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि वो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज एंड आउटर ऑर्बिट में नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा। So this is due to the increase in the nuclear charge which tends to pull the electron closer to the nucleus and reduces the size of the atom। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि एक ट्रेंड फॉलो होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है न्यूक्लियस के क्लोजर आएंगे, जिससे कि साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। So this activity is based upon the atomic radii also। Study the variation in the atomic radii of first group elements given below and arrange them in increasing order। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई गिवन है, इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या होगा ना, कि आपको आइडेंटिफाई करना है, नेम द एलिमेंट्स विच हैव द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एटम। तो स्मॉलेस्ट एटम किसका होगा एंड लार्जेस्ट एटम क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो क्लियर है, जहां पर एटॉमिक रेडियाई जो है स्मॉलेस्ट है, सबसे कम है,
है वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट एटम, एंड जहाँ पर एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा है वो हो जाएगा लार्जेस्ट एटम। तो स्मॉलेस्ट वन विल बी लिथियम एंड लार्जेस्ट विल बी सीजियम। हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज यू गो डाउन द ग्रुप? तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज सबसे ऊपर क्या है, लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है। यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या हुआ, एटॉमिक साइज इंक्रीज। दिस इज बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, शेल्स जो है, नंबर ऑफ शेल है, इंक्रीज हो रहा है। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इससे क्या होगा, शेल इंक्रीज होने से डिस्टेंस जो बचेगी ना न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड जो न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका ज्यादा इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो हो रहा है बट यहाँ पर एटॉमिक साइज पे जो इंक्रीज हो रहा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होता जा रहा है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से। दैट इज यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप atomic radii increases and from left to right atomic radii decreases. Next property आती है किसके बारे में, metallic and non-metallic character. So metallic character क्या है, generally it is defined as a tendency to lose electrons. जितना easily कोई element electrons lose करेगा वो क्या हो जाएगा, metallic, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा वो हो जाएगा क्या, नॉन मेटेलिक। सो एक्टिविटी 5.9 में देखते हैं, एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासिफाई देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करना है। थर्ड पीरियड में कैसे आ जाएंगे, आपको ना सबसे पहले तो ये लर्न करना पड़ेगा, ये टेबल को आइदर आप लर्न कर सकते हो सीक्वेंस ऑर्डर में, या फिर आप ऐसे इसको ग्रुप वाइज लर्न कर सकते हो, नहीं तो पीरियड वाइज भी लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। बट थर्ड पीरियड क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सो इस अकॉर्डिंग आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड द सिंबल विथ नेम कहाँ तक लर्न करना है आपको, 40 तक लर्न तो सबको ही होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद के जो रियली यूज एलिमेंट्स है ना उनके एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली आ जाते हैं। लेंथेनाइट, एक्टिनाइट सीरीज, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में भी आया हुआ है, राइट द लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस। सो ये लर्न करना है आपको। तो यहाँ पर थर्ड ग्रुप की हम बात कर रहे थे, थर्ड ग्रुप में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कैटेगराइज कैसे करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक। तो आप सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में देखो, सोडियम में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये तीनों ही एलिमेंट्स बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, दैट मीन्स कि क्या हो गए, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। क्लोरीन में लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन लास्ट ऑर्बिट के 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है क्या, लूज करता है, नॉट एट ऑल। वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जिससे ऑक्टेट कंप्लीट होती है। सो दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर, यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। देन और क्या है, ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स, मेटल्स कौन सी साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है जनरली। एंड ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड नॉन मेटल्स, ऑन द राइट साइड। As we can see, the metals like sodium and magnesium are towards the left side of the periodic table, while the non-metals like sulfur and chlorine are found on the right side. In the middle, we have silicon, which is classified as a semi-metal or metalloid because it exhibits some properties of both metals and non-metals. तो left hand side पर metals हैं, right hand side पर non-metals हैं, and जो center में silicon आ रहा है वो क्या है, metal and non-metal दोनों की property carry करता है, that is why उसको किसकी category में रखा हुआ है, semi-metal या फिर metalloid. In the modern periodic table, a zigzag line separates metal from non-metal, and जो modern periodic table में है metal and non-metal को separate करने के लिए zigzag line है। The borderline elements boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium are intermediate in properties and are called metalloids or semi-metals. तो यहाँ पर metals and non-metals तो clear है, बट ये जो पिंक बॉक्सेस में आपको दिख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट है, दैट मीन्स कि मेटल की प्रॉपर्टी भी पजेस करते हैं एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी पजेस करते हैं, दैट इज वाई इनको किसकी कैटेगरी में रखा हुआ है, सेमी मेटल्स या फिर एक साइंटिफिक टर्म मेटलॉइड्स। क्लियर है। सो सारे मेटलॉइड्स के नेम लर्न करना है यहाँ पर।
As you have seen in chapter 3, metal tends to lose electron while forming bonds, that is they are electropositive in nature. So यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर के साथ साथ एक और कैरेक्टर आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जो आपको बताया भी हुआ था कि ये क्या है, कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर रहा है दैट मीन्स कि वो क्या नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। 5.10 एक्टिविटी है, हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंजेस इन अ ग्रुप। अब ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कैसे चेंज होती है, एंड नेक्स्ट वन इज हाउ विल दिस टेंडेंसी चेंज इन पीरियड, एंड पीरियड में कैसे चेंज होती है। सो अगर आप ग्रुप की बात किया जाए तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का इंटरेक्शन भी जो है वो वीक है, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इजीली लूज हो जाएगा। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा है। बट जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव प्रोटॉन जो है एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन जो है ज्यादा है, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, दैट इज वाई लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। As the effective nuclear charge acting on the valency shell electrons increases across a period, the tendency to lose electron will decrease। तो क्लियर है यहाँ पर ये चीज कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स is decreasing because the outermost electron are farther away from the nucleus। So यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है एंड इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है। Therefore these can be lost easily, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इजीली लॉस्ट हो जाते हैं। Hence मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, इसलिए जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या है, डिक्रीज हो जाता है अक्रॉस अ पीरियड इजीली, एंड डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें हम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा है एंड टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, एंड यहां से क्या हो रहा है, डिक्रीज। एंड सेम मेटेलिक कैरेक्टर हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऑपोजिट टर्म आ जाता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करते हैं, बिकॉज आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एंड अब अगर हम इस प्रॉपर्टी की वेरिएशन की बात करें तो क्या है, हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। टू लेफ्ट टू राइट जाने पर यहाँ पर अगर हम देखें सोडियम, मैग्नीशियम एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, तो अब सोडियम में सिर्फ लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर गेन करना है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा एंड उसके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यही रीजन है कि यहाँ पर क्या होता है, जहां पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कम है तो वो डोनेट कर देता है, लूज होता है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। बट क्लोरीन है, देन उसके अलावा जहां पर भी इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, क्लोरीन में क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, सो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होता है, दैट इज वाई क्या है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर भी शो करते हैं। एंड हाउ would you the tendency to gain electron changes as you go down the group, and down the group जाने पे भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज। एंड देन उसके बाद आता है किसके बारे में, as the trends in the electronegativity show, non-metals are found on the right hand side of the metal
ऑफ द पीरियोडिक टेबल टुवर्ड्स द टॉप। सो नॉन मेटल का लोकेशन तो पीरियोडिक टेबल में पता चल गया। दीज ट्रेंड्स ऑल्सो हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स बिकॉज इट इज नोन टू यू दैट द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक एंड दैट ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक इन जनरल। सो मेटल एंड नॉन मेटल की लोकेशन से हमें नेचर ऑफ ऑक्साइड है वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें पता है पीरियोडिक टेबल में मेटल कहाँ पर है एंड नॉन मेटल कहाँ पर है, बिकॉज ये बहुत ही क्लियरली है कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर की हैं एंड जो मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो क्या होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ये चैप्टर तो एंड हुआ बट कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो इस चैप्टर में भी डिस्कस नहीं हुई है। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या है ऐड होगा आउटरमोस्ट शेल में ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है रिलीज होती है, वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर है क्या है, एफिनिटी। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम में, सो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। एंड अलोंग द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगी। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक जाने में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो लिथियम में लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में भी 1 है, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर गैप देखा जाए तो अट्रैक्शन जो है वो वीक होता जाएगा। इसीलिए गेन करने के टाइम पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, इसलिए लेस एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। सो एज वी मूव डाउन एवरी टाइम न्यू शेल इज एडिंग, दैट इज व्हाई न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है एंड साइज इंक्रीज हो रहा है, तो लेस एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में। एंड अलोंग पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होती है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, शेल जो है वो सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें वो इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है। तो ज्यादा अट्रैक्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को लूज करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी, उसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई बोथ आर सेम। देन केमिकल रिएक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है। केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या है, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज हो रही है बिकॉज नॉन मेटल्स आने लगते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, जो हम मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ा अभी। तो मेटेलिक कैरेक्टर में साथ साथ कितनी प्रॉपर्टीज आ गई, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, क्योंकि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है, अलोंग द ग्रुप बेसिक ऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, बिकॉज ग्रुप में क्या है, मेटल्स हैं, जो जहां जहां भी मेटल्स हैं वहां पर कैसी ऑक्साइड होंगी, बेसिक ऑक्साइड होगी, और जहां पर भी नॉन मेटल्स है वहां पर एसिडिक ऑक्साइड होगी। तो ऑक्साइड का जो नेचर है एसिडिटी एंड बेसिसिटी उसमें चेंज आना है। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन लूज करने और गेन करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी किस में इंक्लूड हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर में। केमिकल रिएक्टिविटी है, सो केमिकल रिएक्टिविटी भी यही है कि जहां पर नॉन मेटल है तो वो लेस रिएक्टिव होते हैं, सो लेस रिएक्टिविटी होगी, जहां पर मेटल है वो मोर रिएक्टिव होते हैं। सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये हमने पढ़ी है। एक प्रॉपर्टी होती है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें आगे डेफिनेशन भी आएगी में भी, एंड नहीं आता है ना डेफिनेशन, स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या एक टाइप से एनर्जी है, but ionization energy, listen it properly, the amount of energy required to remove loosely bound electron from the outermost shell. So outermost shell से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं उस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो रहा था, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीजिंग। उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा था जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट आयोनाइजेशन में क्या हो रही है, आयोनाइजेशन में अमाउंट ऑफ हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एंड इसमें क्या है, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होगी एंड डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एवरी टाइम न्यू शेल इज एडिंग, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। दैट इज वाई जो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाता है। एंड लॉन्ग पीरियड क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का या फिर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का हम बोल सकते हैं वो ज्यादा हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है वो एंड होती हैं।
अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, How could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev periodic table? So modern periodic table के आने से Mendeleev periodic table की जो anomalies थी वो कैसे remove हो गई? तो modern periodic table में क्या था, elements को atomic number के basis पर arrange किया था, and Mendeleev periodic table में क्या था, atomic masses के basis पर arrange किया था, तो इसीलिए बीच में uncertainty आ रही थी। But modern periodic table में वो uncertainty जो थी ना वो remove हो गई। Then atomic number जो है कोबाल्ट का 27 है और निकल का 28 है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इन दोनों की जो पोजीशन थी वो डिस्टर्बिंग थी। दैट इज जो कोबाल्ट है वो कहाँ आ रहा था, निकल के पहले आ रहा था, ज्यादा एटॉमिक मास होने के बाद भी। तो ये भी क्लियर कहाँ पर हो गया, रिमूव हो गई ये एनोमली भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आके। एंड जो आइसोटोप फॉर्म होते हैं ना सेम एलिमेंट्स के, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम है, इसीलिए उनको भी क्या था, सेम पोजीशन मिली कहाँ पर आके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आके। सो मेन ये 3 एनोमलीज जो थी वो रिमूव हुई। एंड साथ साथ जो हाइड्रोजन का पोजीशन था वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, फर्स्ट पोजीशन पे भी था एंड लास्ट में हाइड्रोजन फैमिली में भी था, बट मॉडर्न में आके कहाँ पर उसको फर्स्ट जो ग्रुप है वहां पर उसको पोजीशन मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस। सो मैग्नीशियम के साथ और कौन से 2 एलिमेंट्स हैं वो सेम रिएक्शन शो करेंगे। सो आंसर इज कैल्शियम एंड बेरिलियम। रीजन क्या है ये चूज करने का, बिकॉज मैग्नीशियम में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 2, एंड कैल्शियम और बेरिलियम में भी 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज वाई ये क्या शो करेंगे, सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे एंड सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस शो करेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो गया क्या, कैल्शियम एंड बेरिलियम। थर्ड क्वेश्चन इज, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो आउटरमोस्ट शेल में ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। सो उसका आंसर है सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। इनमें तीनों में ही क्या है, आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। देन नेक्स्ट वन इज 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell। तो अभी ही यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो देखा, एक तो मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम एंड बेरिलियम आर आल्सो हैव ओनली 2 electrons in their outermost shell। थर्ड वन इज 3 elements with filled outermost shell। outermost shell जिनकी filled है वो क्या हो जाएंगे, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस के नेम नियॉन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, फुली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल है। क्वेश्चन 4th है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही क्या है, मेटल्स हैं, और वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इन तीनों में कोई सिमिलैरिटी है क्या, तो तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, तीनों में ही 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। एंड ये जो है तीनों ही वो बहुत ज्यादा फिर अनस्टेबल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वाटर के साथ इजीली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। एंड बिकॉज दे आर रिएक्टिंग विद वाटर एंड सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज एल्कली मेटल। क्लियर है। एंड एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर लेते हैं, स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं। तो आउटरमोस्ट शेल एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देन नेक्स्ट वन इज, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर मासेस डू देयर एटम हैव इन कॉमन। तो हीलियम और नियॉन में क्या कॉमन चीज है, तो दोनों ही में क्या है, ऑक्टेट्स आर कंप्लीटली फिल्ड, दैट मेक देम वेरी लेस रिएक्टिव। एंड लेस रिएक्टिव होने से क्यों है, आउटरमोस्ट शेल फुली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और गेन करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वो बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में रिएक्ट करते हैं और इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, बिकॉज रिएक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है। Next question is, in the modern periodic table which are the metals among the first 10 elements। तो modern periodic table में first 10 elements में metals कौन से होते हैं, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स याद करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 एलिमेंट्स हो गए। कौन कौन से हैं मेटल्स, हाइड्रोजन है, नो, हीलियम भी नहीं है, लिथियम है, एंड उसके बाद क्या है, बेरिलियम है। देन बाकी फिर क्या आ जाते हैं, नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट 10 एलिमेंट में सिर्फ 2 मेटल्स हैं। Then the next one is, by considering their position in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic characteristic। तो maximum metallic characteristic किसमें है,
गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड बेरिलियम। सो यहाँ पर जो है आंसर होगा किस बेसिस पर कि एलिमेंट जो लिस्ट किए गए हैं ना, इसमें बेरिलियम एंड गैलियम, इनमें क्या आएगा, मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर है, बिकॉज बेरिलियम एंड गैलियम में क्या है, गैलियम का बिगर साइज है, इसलिए ज्यादा ग्रेटर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की देन बेरिलियम, दैट इज वाई गैलियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम। क्लियर है ना। बाकी के जो है उनमें तो मेटेलिक कैरेक्टर है ही नहीं, बट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम में हम सिर्फ अगर बेरिलियम एंड गैलियम में कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा किस में है, गैलियम में है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। सो मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर इज इन गैलियम, देन बेरिलियम एंड आफ्टर दैट दीज थ्री एलिमेंट्स। क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे हम, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर समरी डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर की कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है। एंड बाय द एंड ऑफ द चैप्टर ये जो हम पीरियोडिक टेबल देखा, तो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स भी देखे हैं। सो ट्रेंड्स में ना कुछ ऐसा था कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। सो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस कर लेंगे जिन पे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज आपने देखा कि कहीं पर वैलेंसी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज में, रेडियाई में डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। सो ये सारा कुछ हम कंसिडर कर लेंगे चैप्टर के एंड में। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। Are you still looking for a reason why to subscribe Unacademy courses? So let me tell you, then you can get live classes, live quizzes in just one subscription. So what are you waiting for? Subscribe Unacademy courses by using our referral code ENRICH10. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है एंड उसके लिए क्या बेसिस रखना है कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या यहाँ पर इनकरेक्ट है। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। सो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, शेल सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, दैट मीन्स कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड वन इज एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एटम की जो लूज करने की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो करेक्ट आंसर विल दिस। ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम शेल में इंक्रीज होता है, जिससे न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सो इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन सेकेंड वन इज element X form a chloride with the formula XCl2. What is a solid with a high melting point? X would most likely be in the same group of the periodic table as. तो X जो है एक ऐसा एलिमेंट है, XCl2 टाइप की क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, एंड जब ये जो सॉलिड है उसमें क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इस एलिमेंट, तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? फर्स्ट तो X एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम है, बिकॉज ऑप्शन में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन है। सो तीनों ही क्या है, सोडियम किस टाइप की क्लोराइड बनाएगा, NaCl, एल्यूमिनियम AlCl3, सिलिकॉन बनाएगा SiCl4, एंड यहाँ पर XCl2 टाइप की क्लोराइड कौन बना रहा है, Mg, मैग्नीशियम। क्लियर है। सो यहाँ पर आंसर हो गया बी। थर्ड वन इज विच एलिमेंट हैज। तो ये क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। फर्स्ट वन यहाँ पर है टू शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। टू शेल्स हैं, K शेल एंड L शेल, कंप्लीटली फिल्ड है, दैट मीन्स कि K में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 + 2 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 10 कौन से एलिमेंट का है, नियॉन। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, नियॉन। सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282। कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282 है? तो 2 + 8 10 + 2 12। 12 किसका रहेगा, 12 हो जाएगा मैग्नीशियम का। ठीक है ना। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के साथ आंसर हो गया क्या, मैग्नीशियम। देन अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंसी शेल। अभी पहले तो हम ये देखते हैं 3 शेल्स हैं, तो कौन सी शेल हो गई, K, L एंड M। लास्ट शेल जो है उसमें कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो उसके पहले वाली शेल में तो कंप्लीटली फिल्ड ही होगा, तो 2 + 8 10 + 4 14। 14 एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का है, काउंट करना है या लर्न हो गए अभी तक? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन। सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सिलिकॉन। देन next one is a total of 2 shell with 3 electrons in its valency shell. So first orbit में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी शेल में है, दैट मीन्स कि 3 + 2 5। क्यों, बिकॉज सिर्फ 2 ही शेल है, K और L। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 3, 3 + 2 5, क्या आ जाएगा इसका आंसर, बोरॉन। Then the next one is twice as many electrons in its second shell as in its first shell. That means कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो उससे ट्वाइस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेक्स्ट शेल में है, दैट मीन्स कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 + 2 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। ठीक है ना, आप आंसर नोट डाउन करते जा रहे हो या फिर सुन के बस ऐसे ही भूलते जा रहे हो, तो प्रॉपरली नोट डाउन करना है, ठीक है ना। Then coming to the next question, what property do all elements in the same column of the periodic table as boron have in common? So periodic table में boron की similar properties उसके ग्रुप में क्या क्या है, तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम कॉलम में अगर लाई कर रहे हैं जिसको बोरॉन बिलोंग करता है, तो वो कौन सा ग्रुप है, फर्स्टली तो 13 ग्रुप है, बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स उस 13 ग्रुप में हैं उनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंसी शेल में, एंड एक्सेप्ट बोरॉन जो कि एक नॉन मेटल है, बाकी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटल है। एल्यूमिनियम, गैलियम एंड थैलियम जो है वो क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर पजेस करते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ क्या प्रॉपर्टी मैच कर रही है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो रिजेंबल नहीं कर रहा है, इसीलिए जो और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी रिजेंबलेंस नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज what property do all elements in the same column of the periodic table as fluorine have in common? So fluorine जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में बाकी सारे जो एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी सेम है, नॉट ग्रुप कॉलम। सो फ्लोरीन जिस कॉलम है वहां पर उस कॉलम में बाकी के एलिमेंट में क्या प्रॉपर्टी सेम है, सो यहाँ पर भी सेम चीज आती है कि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, कि फ्लोरीन में कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है, 1 है, -1 है, क्योंकि फ्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सेम क्लोरीन उस ग्रुप में आता है, क्लोरीन के पास भी ये 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने, एंड सेम किसके लिए होता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सारे कंडीशंस में क्या है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। क्लियर है ना, तो अभी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, यहाँ पर क्या सेम है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन फर्स्ट वन ऑल्सो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। बाकी क्या है, डिफरेंट क्या हो जाता है, जो मेटेलिक बिहेवियर है वो डिफरेंट है। Then the fifth question is, an atom has electronic configuration 287. Atomic electronic configuration 287 है. So first question is, what is the atomic number of this element? इस element का atomic number क्या हो जाएगा? तो answer is, total कर लो, 8 + 2 10 + 7 17, एटॉमिक नंबर हो गया 17। कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, क्लोरीन। पर आंसर पूछा हुआ है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर विल बी 17। सेकेंड वन इज, to which of the following element could it be chemically similar? Atomic numbers are given in the parentheses. तो ये कौन सा एलिमेंट होगा इस एटॉमिक नंबर के सिमिलर होगा, यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर 17 है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या होगा, 2 7, फ्लोरीन का हो जाएगा 2 5, फ्लोरीन का हो जाएगा 2 7। सो सिमिलर है, लास्ट ऑर्बिट में फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड यहाँ पर जो एलिमेंट गिवन है अननोन एलिमेंट उसमें भी लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। बट आफ्टर नोइंग दिस हमें यहाँ पर एटॉमिक नंबर पता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आई गेस यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई हुआ है जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर देने से पहले। The next question is, the position of 3 elements A, B and C in a periodic table are shown in group 16 and 17. So A, B, C में position दी है। अभी यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है। First one is, state whether A is a metal or a non-metal. ग्रुप 17 में A मेटल है या नॉन मेटल है, जो सिंस वैलेंसी जो है ग्रुप 17 एलिमेंट की वो क्या है, 1 है, एंड जितने भी एलिमेंट्स हैं
वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो डोनेट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज अ नॉन मेटल। देन सेकेंड वन इज स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। तो सी क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव देन ए, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी जो नॉन मेटल्स की है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सी जो है वो लेस रिएक्टिव है ए से, बिकॉज जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो रिएक्टिविटी जो होगी नॉन मेटल्स की ना, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए सी जो है वो लेस रिएक्टिव रहेगा एंड ए जो है वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। तो सी का साइज बी के कंपैरिजन में स्मॉलर होगा या लार्जर, तो ऑब्वियसली स्मॉलर होगा, बिकॉज फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी जो है वो तो इंक्रीज होती है, बट साइज जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। साइज डिक्रीज होने का रीजन क्या है, साइज डिक्रीज होने का रीजन ये है बिकॉज जो चार्ज है ना, चार्ज ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वो ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसलिए साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। देन फोर्थ वन इज which type of ion, cation और anion will be formed by element A। so element A क्या बनाएगा, anion का फॉर्मेशन बनाएगा, बिकॉज वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट इज वाई किसका फॉर्मेशन होगा, anion का फॉर्मेशन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता तो किसका फॉर्मेशन होता, कैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर anion। Coming on to the next question, nitrogen with atomic number 7 and phosphorus with atomic number 15 belongs to group 15 of the periodic table. Write the electronic configuration of these two elements. Which of these will be more electronegative? Why? So यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है एंड फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप 15 को बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पर आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इन एलिमेंट्स की वो क्या होगी, एंड कौन सा जो एलिमेंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वाई। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 and 5, ठीक है। एंड जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 and 5। तो नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिकॉज आउटरमोस्ट शेल है ना वो इलेक्ट्रॉन के नियरर है एंड देयरफॉर न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली। एंड इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज कहाँ से कहाँ होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए जो टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। एंड सिंपली यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है एंड इवन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उनमें भी कंसिडर किया जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन को। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होगा एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट विल इंक्रीज। Next one is how does the electronic configuration of an atom relate to its position in modern periodic table? So electronic configuration का क्या relation है modern periodic table में? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है एंड एटॉमिक नंबर जो है वो तो डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सो एनीवन कैन फाइंड द ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हमें क्या है, एक एलिमेंट का बोला जाए उसमें आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन्स कि कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करेगा। आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करेगा। एंड इफ इट हैज 3 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल तो वो किस में ग्रुप को बिलोंग करेगा, फर्दर जो ग्रुप है उनके बेसिस पर हम वहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं पोजीशन। एल्कली मेटल्स जो होते हैं उसमें क्या आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ग्रुप 1 में प्लेस्ड है। ग्रुप 2 में जो प्लेस्ड है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में। ग्रुप 15 में जो प्लेस्ड है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में। सिमिलरली जो नंबर ऑफ शेल्स है किसी भी एलिमेंट में वो क्या इंडिकेट कर देता है, ग्रुप पीरियड का जो नंबर है वो इंडिकेट करता है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है कितना, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा मैग्नीशियम का, 2, 8 and 2। सो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप एंड पीरियड। तो ग्रुप 2 हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंड पीरियड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शेल है, दैट मींस ये कौन से पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है। क्लियर।
Coming on to the next one, in the modern periodic table, calcium with atomic number 20 is surrounded by elements with atomic number 12, 19, 21 and 38. So जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम 4 एलिमेंट्स से सराउंडेड है. विच ऑफ दीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम. तो इनमें से विच ऑफ दीज हैव, तो ये जो 4 एलिमेंट्स गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है, इनमें से कौन सा एलिमेंट में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस मिलेगा. सो फर्स्ट तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा. तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, 20 नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2, 8 एंड लास्ट ऑर्बिट इज 2. तो जिसमें भी क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है. अब आई गेस आप 12 ये लिख रहे हो, 12 है, सो 12 में भी क्या हो रहा है, 2, 8, 2, देन 19, 2, 8, 8, 1, 21, 2, 8, 10 प्लस 18 एंड 3. एंड देन उसके बाद क्या आया, सॉरी यहाँ पर भी 2 आएगा, 8 प्लस 2 10 प्लस 8 18 19 20 एंड 21 के 3. एंड देन क्या है, 38 है, सो 2, 8, 18, 8 एंड 2. ठीक है. सो एलिमेंट्स में जिनमें भी एटॉमिक नंबर 12 है, कौन सा है, मैग्नीशियम है, एंड 38 दैट इज स्ट्रोंशियम. सो यहाँ पर इन दोनों में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किससे रिजेंबल कर रहे हैं, कैल्शियम से रिजेंबल कर रहे हैं. तो इनमें क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैल्शियम की से मैच करेंगी. एंड रीजन क्या है, द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज सेम. बट बाकी जो 19 एंड 21 एलिमेंट्स है, इनमें नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है. इवन नंबर ऑफ शेल सिमिलर है भी, बट फिर भी क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रिजेंबल नहीं करेंगी. क्लियर हुआ 9th क्वेश्चन. Now the next question is, compare and contrast the arrangement of elements in Mendeleev periodic table and the modern periodic table. So Mendeleev periodic table and modern periodic table में हमें comparison बताना है and differences. तो पहले बात करते हैं Mendeleev में जो elements है वो किसके basis पर arranged हैं, on the basis of increasing atomic mass. But modern periodic table में जो elements का arrangement है वो किसके basis पर है, increasing atomic number. So first contrast character ये हो गया. देन सेकेंड वन क्या आ जाएगा, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम्स है जिन्हें ग्रुप बोलते हैं. बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम को ग्रुप तो बोलते हैं, बट नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम कितना है, 18. देन नेक्स्ट वन इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट हम देख रहे हैं किसका, मेंडलीफ. सो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए कोई भी प्लेस नहीं है. बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, नोबल गैस के लिए एक सेपरेट राइट हैंड साइड पर जो राइट मोस्ट पार्ट है वो किसके लिए है, नोबल गैसेस के लिए है. देन आइसोटोप्स जो है जिनमें सिमिलर एटॉमिक मासेस होता है, सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास है, उसके लिए भी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कोई प्लेस नहीं है. बट जो आइसोटोप्स हैं वो सेम प्लेस पर है, बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है ना, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है, एंड आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है. दैट इज वाई आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के जो है वो सेम प्लेस पर ही हैं. देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी सिर्फ एक ही ग्रुप में डिवाइड किया है मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, जो कि है ग्रुप 8. बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो मिडिल में है. लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स हैं, एंड मिडिल में क्या है, आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन एंड होता है. अभी एक बार हम क्विक रिव्यू लेते हैं चैप्टर का, उसके बाद डिस्कस करेंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, स्टार्टिंग से एंड तक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, सो फर्स्ट क्वेश्चन साथ साथ अच्छा आप लिखते जाओ क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आ जाता है, व्हाई इज क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, व्हाई इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज. एंड अगर क्लासिफाइड रहेंगे सो एक एक एलिमेंट को सर्च आउट करना, एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना इजी होगा. दैट इज वाई क्लासिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड कहीं पर भी आया नहीं है हमें एक्सरसाइज में और इंडेक्स क्वेश्चन में. सो यू हैव टू एट दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. देन उसके बाद हमने देखा जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ डुबर्नियर में, तो डुबर्नियर ट्राइड्स पे बेस्ड लिमिटेशन तो आपने पढ़ ली है. किस प्रिंसिपल क्या है डुबर्नियर क्लासिफिकेशन का, सो वो आपको नोट डाउन करना है. डुबर्नियर
3 ट्राइड्स हैं, वो 3 ट्राइड्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो ये 3 ट्राइड्स हैं अकॉर्डिंग टू ड्रोमोनियर। उसके बाद आई थी कौन सी लॉ? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेविज। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेविज में क्या था कि आफ्टर 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रही हैं। सो ये जो रिपीटिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेविज का बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि किस बेसिस पे अरेंज किया, कि सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज किया एंड ऑब्जर्व किया कि हर एक 8th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज जो थी वो रिजेंबल कर रही थी। देन लिमिटेशंस तो हमने यहाँ पर पढ़ ही लिए कि कहाँ कहाँ पर ये ऑक्टेविज की जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होती है। देन उसके बाद आता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से क्या आता है, एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में, बट यहाँ पर ड्रॉबैक क्या आ जाता है ना कि मेंडलीफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी सारे एनोमलीज थी जिनको ओवरकम किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बट स्टिल मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के भी जो अचीवमेंट्स हैं वो हमें लिखना है। दैट मीन्स की मेरिट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। एंड मेंडलीफ के में एक और क्वेश्चन क्या आएगा कि जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो यूज किया मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाने में। तो 2 ऑब्जर्वेशन जो हैं जो कि एक तरीके से चैलेंज की तरह आए मेंडलीफ के सामने, वो क्या हो जाएंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा था एंड जो आइसोटोप्स थे उनकी पोजीशन जो थी वो मेंटेन नहीं हो रही थी। मतलब एटॉमिक मासेस को लेने का डिसीजन जो था उनका कहाँ पर आके गलत हो गया, जब एटॉमिक मासेस जो थे वो इरेगुलर ऑर्डर में आ रहे थे एंड आइसोटोप्स का जब नंबर डिसाइड नहीं हो रहा था। देन द क्वेश्चन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ क्लासिफिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन क्लासिफाई जो किया हुआ था मेंडलीफ ने, क्या क्राइटेरिया यूज किया था, कितने ग्रुप्स थे, गैप जो छोड़े थे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में, उसका रीजन क्या था, क्लोरीन एंड जो आइसोटोप्स थे उनका पोजीशन क्यों कॉन्ट्रोडिक्टरी आ रहा था, बिकॉज वो आइसोटोप्स से सिमिलर एटॉमिक नंबर है बट डिसिमिलर एटॉमिक मासेस है एंड मेंडलीफ ने एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ही अरेंज किया था। दैट इज क्या आ गया था, कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया था यहाँ पर। देन उसके बाद आया था क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेड फॉर्म है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिक इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं या बेसिक लेआउट जो है कि कितने ग्रुप्स हैं, कितना पीरियड्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये याद रहेगा ना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा एंड टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो रहा है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर पढ़ी हुई है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, मेटेलिक कैरेक्टर हो, वैलेंसी हो, जो ट्रेंड्स है, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो सारी ही प्रॉपर्टीज न्यूक्लियर चार्ज पे बेस्ड है। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाइंड करे हुए हैं। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्टी होगी, सो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जितने भी ट्रेंड्स हैं ना, वो मेनली किस पे बेस्ड है, एटॉमिक साइज एंड नंबर ऑफ शेल पे है। सो अगर आपको ये बेसिक चीज समझ आ गई कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्यों साइज डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, एंड टॉप टू बॉटम जाने पे क्यों इंक्रीज हो रहा है साइज, बिकॉज ऑफ द लेस न्यूक्लियर चार्ज। सो ये आ जाता है ट्रेंड एंड इस पे ही बेस्ड है क्या, सारी प्रॉपर्टीज। तो आपको यहाँ पर एक और काम है, चैप्टर के साथ साथ आप रीड करोगे एक्टिविटीज, क्वेश्चन आंसर, एक चार्ट बनाओ जिसमें आप जितनी भी हम ट्रेंड्स यहाँ पर पढ़े हुए ना 5 और 6, उन पे बेस्ड क्वेश्चन लिखना है। देन ये जो ट्रेंड्स हैं, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में हमने 2-3 और पढ़े, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द रिएक्टिविटी विद ऑक्साइड्स और केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये सारे जो हैं वो भी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होंगे। नाउ कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक तो हो गया क्या, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ का जो अचीवमेंट्स हैं, ये 2009 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। सो अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज इंपॉर्टेंट। देन व्हाट इज मीन्ड बाय द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज जो रिपीट होती हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, सो वो क्या है, पीरियोडिसिटी है। एंड यहाँ पर फिर आपको न्यूलैंड में भी क्या था, पीरियोडिसिटी है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में भी पीरियोडिसिटी है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म कहाँ पर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है।
देन उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्यों है डिफरेंट, ग्रुप का नंबर एंड जो पीरियड का नंबर है वो कैसे डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ शेल्स, इसका आंसर भी हमने डिस्कस किया हुआ है। देन मेंडलीफ ने जो क्राइटेरिया यूज किए थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के वो लिखना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉसले ने जो क्राइटेरिया यूज किए थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, लिमिटेशंस क्या थी, क्या अचीवमेंट्स है दोनों पीरियोडिक टेबल के, एंड साथ साथ यहाँ पर ना जो ये क्वेश्चंस हैं, 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 3 शेल्स हो सकता है विच हैव कंप्लीटली फिल्ड शेल्स। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है ना वो कब आप कर पाओगे, आंसर लर्न करने से ज्यादा बेटर होगा उनको समझना कि आप आंसर को फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट, डिकोडिंग जिसको हम बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको डिकोड करना है। 2 शेल्स हैं तो हमने 2 शेल्स बना ली, ये 2 शेल्स बना ली। अब दोनों में ही क्या है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इतना तो पता हो जाना चाहिए कि K, L, M एंड N एंड सो ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर भी गिवन है। कैसे पता चलता है, 2n स्क्वायर से। n इज द नंबर ऑफ शेल, K इज 1 तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, M में 8। सो इस अकॉर्डिंग अगर आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन को डिकोड इजीली कर सकते हो। अगर आपने ये क्वेश्चन डिकोड इजी कर लिए ना तो आपको बाकी के जो क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ भी वर्ड चेंज कर दिया जाए, 2 शेल को 3 शेल कर दिया जाए, 3 इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आंसर जो है इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ना इस चैप्टर में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको प्रॉपरली पढ़ना है एंड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। स्टडी इट प्रॉपरली एंड थैंक यू।